साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क नेपाल से। नेपाल चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है और अब लग रहा है कि काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे, अगले वजीर आजम होंगे। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है जो चीन और भारत के बीच स्थित है। नेपाल के भी दो भौगोलिक हिस्से हैं। एक जो इलाका है वो पहाड़ों का इलाका है और दूसरा इलाका मैदानी इलाका है जो भारत से सटा हुआ है, जिसे तराई इलाका भी कहते हैं। तराई में रहने वाले लोग जो हैं वो मधेसी कहलाते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। काठमांडू शहर जो है वो बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। संयोग से मैं जिस शहर से आता हूँ, दरभंगा से, वो भी बागमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो बचपन में मैं अक्सर प्लान बनाता था कि मैं बागमती नदी में तैरते तैरते काठमांडू पहुंच जाऊंगा दरभंगा से। साथियों, नेपाल पहले अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन कुछ 100 साल पहले पृथ्वी नारायण शाह ने पूरे नेपाल को एक कर दिया और उन्होंने शाह वंश की स्थापना की और फिर नेपाल में शाह वंश के ही, शाह डायनेस्टी के ही राजा होते गए। बीच में एक ऐसा दौर भी आया था जब राणा डायनेस्टी के जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो राजा से भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। बाद में भारत की मदद से फिर राजा ने अपनी ताकत वापस पाई। नेपाल का इतिहास भी काफी उथल पुथल भरा रहा है और सन 1996 से 2006 तक 10 साल तक नेपाल में खूनी माओवादी आंदोलन चला। माओवादियों ने सैकड़ों सैनिकों को, सैकड़ों पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। माओवादी संघर्ष में हजारों लोग मारे गए। 2006 में ये माओवादियों ने अपने हथियार डाल दिए और आगे चलकर माओवादी नेता प्रचंड नेपाल का प्राइम मिनिस्टर भी बना। 2001 में नेपाल के राजमहल में, पैलेस में एक नरसंहार हुआ, मैसेकर हुआ। जो नेपाल का युवराज था, क्राउन प्रिंस था, दीपेंद्र नाम था, उसने अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया, पूरी फैमिली को मशीन गन से भून दिया। नेपाल का राजा मारा गया, किंग वीरेंद्र। नेपाल की रानी मारी गई, क्वीन ऐश्वर्या। नेपाल का राजकुमार मारा गया, प्रिंस निरंजन। नेपाल की राजकुमारी मारी गई, प्रिंसेस श्रुति। और अंत में दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली। एक तरह से पूरे शाही खानदान का सफाया हो गया। फिर 2008 में नेपाल में नई संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसने दो बड़े काम किए। पहला काम तो यह किया कि नेपाल में राजशाही को खत्म कर दिया, मोनार्की खत्म हो गया और नेपाल एक गणतंत्र बन गया, रिपब्लिक बन गया, जहां राजा रानी नहीं होंगे। दूसरा बड़ा काम यह किया गया कि नेपाल, जो कि एक हिंदू राष्ट्र था, उसे एक धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया, सेकुलर कंट्री बना दिया गया। मतलब अब वहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबरी का दर्जा मिल गया। तो ये 2008 की बात है। लेकिन 2008 के बाद वहां जो लगातार सरकारें बनी, उन सरकारों से नेपाल के आम लोगों में बहुत निराशा हुई, क्योंकि वो सरकार बहुत ज्यादा करप्ट थी, भ्रष्ट थी और बार बार वो लोग नए नए गठबंधन बनाते थे, अलायंस करते थे, आम लोगों के लिए कुछ नहीं सोचते थे, सिर्फ लूटते रहते थे। वही हाल जो हिंदुस्तान के नेताओं का है। पिछले साल यानी 2025 के सितंबर महीने में नेपाल में जेन जी की क्रांति हो गई। जेन जी उन बच्चों को कहते हैं जो बच्चे 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, यानी कि 1997 और 2012 के बीच जो पीढ़ी पैदा हुई है उसको जेन जी कहते हैं। जेन जी ने ये क्रांति कर दी। लाखों लड़के लड़कियां नेपाल की सड़कों पर निकल गए, उसमें बहुत सारे मारे गए पुलिस की गोलियों से।
और अंत में माहौल इतना खराब हो गया कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, वो इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए और सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हुआ करती थी, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति हुआ करती थी। अब कल यानी 5 मार्च को नेपाल में चुनाव हुए, आम चुनाव हुए। नेपाल की जो प्रतिनिधि सभा है, जैसे भारत में लोकसभा है ऐसे नेपाल में प्रतिनिधि सभा है, उसमें टोटल 275 सीटें हैं, जिसमें 165 सीटों का सीधा चुनाव होता है और बचे हुए 110 सीटों का चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, हिंदी में जिसको कहेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व से। तो कल ये चुनाव हुए। चुनाव में 4 बड़ी पार्टियां मैदान में थी। पहली पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसके नेता हैं केपी शर्मा ओली, जो एक बहुत बुजुर्ग नेता हैं और जिन्होंने पिछले साल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर, इसके नेता हैं प्रचंड, जो पहले एक माओवादी गुरिल्ला हुआ करते थे और 2-3 बार वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तीसरी बड़ी पार्टी जो मैदान में थी वो पार्टी है नेपाली कांग्रेस, जो नेपाल की सबसे पुरानी पार्टी है और उसके युवा नेता हैं गगन थापा। और चौथी बड़ी पार्टी एक नई पार्टी है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जिसके नेता हैं बालेन शाह। तो 4 बड़ी पार्टियों ने 4 बड़े नेताओं के लीडरशिप में नेपाल में चुनाव लड़े। आज सुबह से वोटों की गिनती यानी काउंटिंग शुरू हो गई है और जो खबरें आ रही है उससे जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है वो एक शानदार जीत की ओर बढ़ रही है तेजी से, जिसे अंग्रेजी में लैंडस्लाइड विक्ट्री कहते हैं। और अब ये बात लगभग पक्की है कि बालेन शाह जो हैं वो नेपाल के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, अगले वजीर आजम होंगे। अब ये बालेन शाह कौन है वो जानते हैं। इनका नाम है बालेंद्र शाह, लेकिन इनको पब्लिक प्यार से बालेन शाह कहती है। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदुस्तान में की थी, कर्नाटक में एक विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट है, वहां से इन्होंने बीटेक किया था। इनको गाने का बहुत शौक था और ये रैपर बन गए। रैपर एक खास किस्म के गायक को कहते हैं। हिंदुस्तान में भी कुछ रैपर बहुत मशहूर हैं, जैसे यो हनी सिंह, बादशाह वगैरह। तो ये रैपर हो गए और ये गीत गाते थे और उन गीतों के जरिए ये करप्शन पर हमला करते थे, भाई भतीजावाद पर हमला करते थे और आम जनता की मुश्किलों को उठाते थे। तो धीरे धीरे बालेन शाह बहुत पॉपुलर हो गए, खासकर युवा वर्ग में। इसके बाद ये काठमांडू के मेयर भी चुने गए, काठमांडू के महापौर, और काठमांडू के मेयर के रूप में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बड़े बड़े काम किए और वहां काफी ज्यादा मकबूल हो गए, पॉपुलर हो गए। इस साल जनवरी महीने में इन्होंने इस्तीफा दे दिया मेयर पद से और एक नई पार्टी है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, उसमें शामिल हो गए। और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने ऐलान किया कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो बालेन शाह जो है वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और ये बालेन शाह बहुत मतलब आप कह सकते हैं स्टाइलिश आदमी हैं। ये हमेशा एक काला चश्मा में दिखाई देते हैं, एक नेपाली टोपी, गोरखा टोपी लगाए रहते हैं और युवाओं में इनकी बड़ी पकड़ है। तो इन्होंने धुआंधार प्रचार किया और अभी के चुनाव में ये लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। एक सीट है नेपाल में झापा सीट पर बालेन शाह और केपी शर्मा ओली का सीधा मुकाबला था और उसमें केपी शर्मा ओली काफी पिछड़ गए हैं, जो नेपाल के बहुत सीनियर नेता हैं, और बालेन शाह काफी आगे निकल गए हैं। तो एक तरह से बालेन शाह का प्राइम मिनिस्टर बनना लगभग आप पक्का समझ जाइए। साथियों, नेपाल में जो जेनजी क्रांति हुई थी वो क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि नेपाल के नेताओं ने बिल्कुल लूट मचा दी थी। जैसे आजकल हिंदुस्तान में हालत है कि नरेंद्र मोदी के गिरोह ने बिल्कुल लूट मचा दी है और नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी ये सब मिलकर पूरे हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। वही हालत नेपाल में थी और उसके बाद पब्लिक सड़कों पर निकल गई और इतने गुस्से में थी पब्लिक
कि उसने बड़े बड़े नेताओं के घर में घुसकर उनकी पिटाई कर दी। जैसे एक शेर बहादुर देउबा नेपाल का बहुत बड़ा नेता है, 5 बार नेपाल का प्रधानमंत्री रहा है, 5 बार प्राइम मिनिस्टर रहा है। शेर बहादुर देउबा के घर में घुसकर देउबा की खूब पिटाई की गई। नेपाल का जो वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर, उसको काठमांडू की सड़कों पर दौड़ा 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 के पीटा गया। अंत में वो घबरा कर नदी में कूद गया। तो पुरकस पिटाई हुई बड़े बड़े नेताओं की। जेन जी क्रांति। देखिए, मैं हिंसा का सपोर्ट नहीं करता, वायलेंस कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर नालायक नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में भी इसी तरह से हुकूमत रखेगा तो नेपाल में अब बालेन शाह प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि भारत और नेपाल के रिश्ते मजबूत होंगे। भारत और नेपाल के बीच सैकड़ों सालों से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, जो तराई का हिस्सा रहा है, उसमें लोगों की आपस में शादियां होती हैं। नेपाल हमारा बहुत पुराना दोस्त है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बालेन शाह नेपाल को भारत के और करीब लाएंगे और इस युवा नेता से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।